नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि की घोषणा की जा चुकी है। 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपका परीक्षा होने वाला है। तो अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है, क्योंकि जैसे दीपक बोलता नहीं है ना, उसका प्रकाश परिचय देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने बारे में अब कुछ ना बोलें, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, वही आपका परिचय देगा। जी हाँ, एक दिन आएगा जब आप उस पीडीएफ पे देखेंगे, जब आपका रोल नंबर होगा तो आपकी थकान, आपके संघर्ष, सारी चीजें मिट जाने वाली हैं। वो पीडीएफ का एक रोल नंबर आपके सभी संघर्षों का क्या होगा, वो उत्तर देने वाला है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आया हूं। ये हिंदी के ऐसे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जी हां, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में। आपको बताना है कि जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवनागरी लिपि। जी हां, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और जो देवनागरी लिपि है इसको नागरी लिपि भी कहते हैं। जी हां, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि को क्या बोला जाता है और देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि को हम और क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि, ये यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मी लिपि, तो ये ब्राह्मी लिपि जो है का ही एक परिष्कृत रूप है। जी हां, जो देवनागरी लिपि है ये क्या है, किसका परिष्कृत रूप है? तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है। यहां पे आपका आंसर क्या सही हो जाने वाला है? आपका यहां पे आंसर सही है, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर हमारा सेकंड है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? जी हाँ, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है डी फॉर डेनमार्क, अपादान कारक। जी हां, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अपादान कारक क्या होता है। तो अपादान कारक क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से, जी हां, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, भय या डर प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपादान कारक। तो समझ में आया अपादान कारक क्या होता है? जी हां, अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना हो, समानता हो, अलगाव हो, डर हो, भय हो, अगर ये सारी चीजें प्रकट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अपादान कारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। आपको बताना है यहां पे जो आहा शब्द दिया गया है ये शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो यहां पे आहा शब्द जो है वो क्या है? अव्यय है। जी हां, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। हमारा जो आहा शब्द है वो क्या है? अव्यय है। अब यहां पे फिर से दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अव्यय होता क्या है। अव्यय है, ठीक है, समझ गए कि आहा शब्द हमारा अव्यय है, लेकिन अव्यय क्या होता है? तो हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अव्यय। जी हाँ, तो आपको अव्यय समझ में आया। हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे दोस्तों अव्यय बोलते हैं।
तो समझ में आया ना, यहां पे आहा शब्द क्या हो जाएगा, आहा शब्द आपका क्या होने वाला है, आहा शब्द आपका होने वाला है अव्यय। तो आप यहां पे सीधे सीधे अव्यय पे टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। जी हाँ, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पग, पद, चरण या नौ, आपको बताना है जो पैर शब्द है उसका समानार्थी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यह नहीं पूछा गया है आपसे कि पैर शब्द का समानार्थी है, आपसे पूछा गया है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो बिल्कुल पग जो है हमारा वो समानार्थी शब्द क्या है, वो समानार्थी शब्द है। जबकि पद भी है, चरण भी है, लेकिन जो ऑप्शन डी आपका नव दिया गया है, नव समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपका यहां पे जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नौ जो है वो पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। यहां पे प्रश्न आपसे किया जा रहा है जो सूर सागर रचना है वो किस भाषा में है। आपके सामने ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। जी हाँ, आपको बताना है जो सूर सागर है वो किस भाषा में लिखा गया है, वो किस भाषा में उसकी रचना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में सूर सागर को लिखा गया है। जी हाँ, सूर सागर जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो वो है सूरदास जी। जी हाँ, सूरदास जी ने क्या लिखा है, सूर सागर लिखा है। जी हाँ, और किस भाषा में लिखा है, तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। जी हाँ मेरे दोस्तों, किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस रचना में भक्ति की प्रधानता है, इस रचना में भक्ति की प्रधानता है। इसके दो प्रसंग आपको और देखने को मिलते हैं जिसमें कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कृष्ण बाल लीला है और भ्रमर गीत सार है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको सूरदास जी ने लिखा है, सूर सागर को सूरदास जी ने लिखा। किस भाषा में लिखा, तो ब्रज भाषा में लिखा। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है वो है सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। ब्रज भाषा पे आप टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। आपको बताना है हिंदी भाषा में टोटल कितनी बोलियां हैं, 15, 25, 18 या 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। जी हां, हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं। कुछ विद्वान 17 भी मानते हैं मेरे दोस्तों, बट यहां पे आपके सामने ऑप्शन है 18, तो आप 18 पे टिक कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपवाद है। और हिंदी भाषा में जो टोटल उपभाषाओं की हम बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो आपको यहां पे ये याद रखना होगा कि हिंदी भाषा में कुल कितनी, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि कितनी उपभाषाएं हैं तो आप उत्तर देंगे 5 का, और अगर पूछा जाता है बोलियां कितनी है तो आप देंगे 18। हाँ, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके अनुसार 17 भी है। अगर आपके ऑप्शन में 17 है तो आप 17 टिक कर सकते हैं। यहां पे 17 ऑप्शंस में नहीं दिया है, इसलिए हमारा 18 ही कौन सा होगा, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। जी हां, आपको बताना है वर्तनी सही। खूब सीखा है आपने हाई स्कूल इंटर में, इमला खूब आपको लिखाया गया होगा जब आप जूनियर क्लासेस में थे, और यही आपका टेस्ट आज हो रहा है कि जो वर्तनी है, यहाँ पे 4 जो शब्द आपको दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी सही लिखी गई है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन बी है, ये अनुगृहीत जो लिखा हुआ है ये आपका एकदम सही लिखा हुआ है, जबकि हमारा जो पहला ऑप्शन है या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, इसमें पूछा गया था कि कौन सा शब्द की वर्तनी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत, डी गलत है, ए गलत है, और हमारा सही क्या होगा, तो हमारा सही है अनुगृहीत ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जी हां, वनिता का प्रयोग
किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। जी हां, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हां, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना के लिए जो एक शब्द है उसको हम पृष्ठपेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पृष्ठपेषण कहते हैं। अगर एक ही बात को बार बार दोहराया जाए तो उसके लिए जो एक शब्द यूज करते हैं, एक शब्द में हम जो यूज करते हैं वो कहते हैं पृष्ठपेषण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है हमारा, गा व्यंजन है। जी हां, गा जो है वह व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? यहां पे ऑप्शन है अंतःस्थः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। आपको बताना है। देख सकते हैं यहां पे एक जो है छोटी सी मक्खी पूरे बोर्ड को क्या कर रही है, जहां जहां पे चल रही है वहां वहां पे स्लाइड हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहां पे इस मक्खी ने थोड़ा सा हमारे ध्यान को डिस्टर्ब किया, फिर भी हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। चलिए आते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन की ओर। जो गा व्यंजन है वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो जो गा है या गा हमारा स्पर्श व्यंजन है। जी हां, गा हमारा स्पर्श व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। और स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? 25 है। जी हां, स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी? मैं ऊपर यहां पे लिखे दे रहा हूं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। यहां पे गा जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा एक और व्यंजन है, यहां पे जो अंतःस्थ व्यंजन लिखा हुआ है, ये कितने व्यंजन है? तो इनकी संख्या 4 है। या, वा, रा और ला, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? या, वा, रा और ला। इसके अलावा अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। वो कौन कौन सी है? सा, ये गोल वाला सा, पेचुआ सा, दंती सा हमारा होता है, और एक होता है हमारा हा। जी हां, यहां पे भी 4 हमारे जो है अक्षर, 4 वर्ण हमारे क्या है? ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे दोस्तों कितने हैं? वो भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है छा। जी हां, क्या होता है? छा। उसके अलावा त्रा, इसके अलावा ज्ञा और एक री। तो इस तरीके से ये भी हमारे कितने हो गए? 4। और जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। तो समझ में आ गया? पूरी तरीके से एक एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं हर एक विकल्पों का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक विकल्पों तक पहुंचा जाए, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हां, नाक का बाल होना का जो अर्थ है उसके लिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिक प्रिय होना। जी हां, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना का अर्थ है अधिक प्रिय होना, क्योंकि नाक जैसी जगह पे अगर बाल को रखा जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ज्यादा प्रिय होगा। चलिए इसको ऐसे याद करने के लिए मैंने आपको बताया है। तो नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा? जी हां, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है उष्ण, अमीर, प्रिय या भक्त। जी हां, तो जिसमें अमीर शब्द जो है, बिल्कुल अमीर जो है या विदेशी शब्द है। जी हां, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर।
अमीर शब्द जो है यह एक विदेशी शब्द है। अब विदेशी शब्द क्या होता है, तो जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द बोलते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल के तौर पे और दे सकते हैं, जैसे अमीर तो आपका हो गया, इसके अलावा लालटेन, अपील, ऑफिसर, आइसक्रीम, पुलिस, इंजीनियर, कंपनी, कॉलेज, ये सभी वर्ड्स हमारे दोस्तों क्या है, ये सभी शब्द हमारे विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जी हां, विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें नहीं शब्द लगा करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। जी हां, तो यहां पे जो तनुजा शब्द है ये फूल का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। फूल का जो पर्यायवाची है वो सुमन होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, बट जो आपका तनुजा शब्द है यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह बेटी या पुत्री के लिए यूज किया जाता है। जी हां, बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है हमारा तनुजा, जबकि सुमन, पुष्प और कुसुम हमारा जो है वो फूल का पर्यायवाची है। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हां, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां पे प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। जी हां, आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है 4, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। जी हां, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। जी हां, ध्यान रखिएगा कि मंगलसूत्र जो है ये अधूरा उपन्यास है। किसका उपन्यास अधूरा है ये प्रेमचंद का है। और प्रेमचंद के अगर अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो गबन है, गोदान है, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प और सेवा सदन जैसे अति महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस उपन्यास दिए हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो याद रखिएगा, इनके गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। जिसको किसने लिखा है, उसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। जबकि मंगलसूत्र जो है ये हमारा अधूरा उपन्यास है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जी हाँ, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया पाई गई है। यहां पे आपके सामने ऑप्शंस है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है। यहां पे क्या होना चाहिए, लिखता है, और राम मोहन को रुला रहा है। जी हाँ, यहां पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए, 4 वाक्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहां पे जो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। पानी बरस रहा है, यह ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया पाई गई है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम अकर्मक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पार्थिव का अर्थ है। जी हां, प्रश्न नंबर 16 हमारा है पार्थिव का अर्थ है। आपको बताना है पार्थिव का अर्थ क्या होता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव का जो अर्थ है वो जिसका संबंध पृथ्वी से है। जी हां, ऐसे जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्थिव। तो यहां पे ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। जी हमारा अगला प्रश्न है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। जी हां, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, या सर्वथा अयोग्य होना, या योग्यता ना रहने पर भी अपने काम की सेखी भरना। जी हां, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। जी हां, लंबी लंबी फेंकना,
जी हाँ, लंबी लंबी फेंकना, सेखी भरना का मतलब अपनी डींगे हाँकना, अपनी वाहवाही के लिए लंबी लंबी बातें छोड़ना। तो आपको समझ में आ गया। यहां पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आंख न दीदा काढ़े कसीदा जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है योग्यता ना रहने पर भी अपने काम करने की सेखी भरना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनु उपसर्ग से बना शब्द है। जी हां, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। तो यहां पे ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है आपका। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनु उपसर्ग से बना शब्द अनुचर है। तो जो अनुचर शब्द है यह किससे मिलके बना है? अनु प्लस चर मेरे दोस्तों। किससे बना है? अनुचर दो शब्दों से बनके बना है, अनु प्लस चर, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों सेवक। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अनुचर का मतलब सेवक होता है। और ये जो अनु शब्द है इसका प्रत्येक इसका जो प्रयोग है अनु का, ये छोटा के अर्थ में या अनुकरण के अर्थ में या पीछे चलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको समझ में आएगा कि अनु का प्रयोग, जो अनु उपसर्ग है इसका प्रयोग छोटा, अनुकरण या पीछे चलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहां पे अनुचर शब्द में ही अनु जो है उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुचर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। इस सीरीज के आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां हमारा है पंछी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं या नींद बनाते हैं। तो ये जो नीड़ शब्द है इसका मतलब होता है घोंसला। जी हां, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। और पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं दोस्तों? बताइए क्या बनाते हैं? घोंसला ही तो बनाते हैं, नीड़ ही तो बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही होने वाला है, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। इस तरीके से आज आप लोगों ने ये 19 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये प्रश्न आपके काम के हो, तो हमारे मोटिवेशन के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है आप लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए डेली वर्दी सीरीज बैच में जीएस के हिंदी के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे जो एक पुलिस कांस्टेबल बनने का स्वप्न बहुत सारे प्रतियोगी छात्राओं ने देखे हैं, उन सभी प्रतियोगी छात्रों की ये स्वप्न, ये सपना, ये ड्रीम जो उनका है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।